हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा कार्य, ऊर्जा, शक्ति और दाब को। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम आज दो टॉपिक को देखेंगे। पहला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, और दूसरा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो यह दो टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे बनता है उस हिसाब से हम इसे समझ रहे होंगे। देखिए, सरल आवर्त गति को समझने से पहले आवर्त गति समझनी पड़ेगी, पीरियोडिक मोशन। और ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आवर्त गति जो होती है वह है कि कोई पिंड या कोई वस्तु एक रास्ते पर, एक मार्ग पर लगातार अपनी गति को दोहराते हैं। एक ही मार्ग पर आते हैं, एक ही मार्ग पर जाते हैं, बार बार एक ही मार्ग पर आने जाने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, वह आवर्त गति कहलाती है। और जब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति की, तो वह निश्चित मार्ग होता है जहां पर पिंड गति कर रहा होता है। तो सरल आवर्त गति से ही निकला है। क्या है? जब कोई पिंड एक मार्ग पर लगातार अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पिंड सरल रेखा में बार बार अपनी गति को समान पथ पर दोहराता है तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। समझें, ये कोई बिंदु है जिससे एक पिंड लटका हुआ है, और ये पिंड जब ऐसे जाता है और ऐसे आता है और लगातार अपनी गति को ऐसे इन बिंदुओं के परतः अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है। बार बार अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। जहां तक ये हाईएस्ट जा रहा है, जहां तक ये हाईएस्ट जा रहा है, तो उसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम, एल्टीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। और जब ये पिंड यहां तक गया, फिर वापस आया, और यहां तक पीक से लौटने के बाद दोबारा वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू किया, वहां दोनों ओर अधिकतम जाने के बाद वापस उसी स्थान पर आ जाना क्या कहलाता है? एक दोलन, वन ऑसाइलेशन, एक दोलन। कैसे? समझें, ये पिंड था, यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से फिर यहां आके वापस जहां से शुरू किया वहीं पर इसने खत्म कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? एक दोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक दोलन। और एक दोलन को पूरा करने में जितना उसका समय लगा, इस गति को दोहराने में, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना, और फिर वापस उसी स्थान पर लौट आना जहां से शुरू किया था, एक दोलन, उसको पूरा करने में जितना समय लगा या जितना पिंड समय लेता है एक दोलन में, उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो अगला है, हम समझेंगे आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर होता है 2π√L/g। अब ये एल क्या है तो आप बताएंगे, ये जो पिंड की लंबाई है उस बिंदु से जिससे वह लटका हुआ है, यह क्या कहलाएगी? यह आपकी कहलाएगी एल। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। दूसरा, आवृत्ति। एक सेकंड में पिंड कितने दोलन पूरे करता है वह उसकी आवृत्ति है। मान लीजिए एक सेकंड में यह पिंड 5 बार ऐसे दोलन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5, क्योंकि वह एक सेकंड में 5 बार अपने दोलन कंप्लीट कर रहा है। तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 5। और मात्रक कितना होता है आवृत्ति का? हर्ट्ज। तो कितना होगी? 5 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में पूर्ण हुए दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसे एन से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल को हमने समझा। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल यह है कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति में कैसा व्युत्क्रम संबंध है? कैसा संबंध है? व्युत्क्रम। आवृत्ति यानी कि n बराबर 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो n बराबर 1/t।
क्या होता है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमने आवर्तकाल का क्या देखा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या है, पिंड की लंबाई जिससे वह लटका हुआ है, और जी क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक चीज जो आपको हमने बताई कि ये जो पीक पर जा रहा है ये क्या है, क्या है ये आयाम, क्या है आयाम। देखें लोलक घड़ियां, पेंडुलम जो घड़ियां होती हैं जिसके नीचे आपने देखा होगा वो घंटा सा जो लटकता है, घंटाघर पर आपने देखा होगा, तो वो पेंडुलम घड़ियां चलती हैं लंबाई पर इस फॉर्मूले पर T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका सीधा सा मतलब अगर L बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, L घटेगा तो T घटेगा। यानी कि अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं लोलक की तो वह उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। किस प्रकार से समझें, अगर एक पिंड है जो कि ऐसे लटका हुआ है, इसकी लेंथ ये है, और यदि इसकी लेंथ को बड़ा कर दें तो ये जब पिंड घूमेगा तो ये यहां तक जाएगा और इधर यहां तक जाएगा। जबकि ये बड़ा पिंड है तो ये घूमते हुए ज्यादा दूरी कवर कर रहा होगा। तो जब ये ज्यादा दूरी कवर करेगा तो सीधी सी बात है कि समय भी ज्यादा लेगा। इसके द्वारा जो लिया गया समय है, आवर्तकाल है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो गर्मियों में क्या होता है, आप जानते हैं कि रेल की पटरियों में जगह क्यों छोड़ी जाती है, प्रत्यास्थता का अगले हम समझेंगे इस बात को कि क्या है ये। तो रेल की पटरियों में जगह क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि गर्मियों के समय पटरियां फैलती है, उनकी लंबाई बढ़ती है। तो होता क्या है कि लंबाइयां बढ़ती है तो गैप छोड़ दिया जाता है जिससे वो टकराए नहीं। उसी प्रकार जब हम देखते हैं लोलक घड़ियों को तो गर्मियों में इनकी लंबाइयां बढ़ती है, लोलक की लंबाई क्या है, बढ़ती है, जबकि ठंड में घटती है। और अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। और अगर बढ़ेगा तो सीधा सा बात है कि जो घंटा, एक घंटा 60 मिनट का होता है वो कितने का होगा, 62 का, 63 मिनट का। तो घड़ी क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। और जब इसके उलट कहानी हो कि ठंड में लोलक घड़ियां छोटी हो जाती हैं तो उनके द्वारा अगर ये देखें ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे तो इनका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। तो जो 1 घंटा 60 मिनट का होना था वह 58 मिनट का हो जाएगा, घड़ियां तेज हो जाएंगी। तो यह किसके साथ होता है, लोलक घड़ियों के साथ। ग्रीष्म काल में लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या करता है, बढ़ता है, जिससे घड़ियां धीमी हो जाती हैं। जबकि शीत ऋतु में, ठंड में लंबाई घटने से आवर्तकाल घटता है, जिससे घड़ी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज, क्योंकि वह 60 मिनट से पहले ही 1 घंटे को पूरा कर देती है। 58 में, 59 में तो वह समय से पहले 1 घंटा पूरा कर देती है। तो यह क्या है, गर्मी का प्रभाव, मौसम का प्रभाव लोलक घड़ियों पर। अब देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता को समझें तो आप इस प्रकार से समझ सकते, यह प्रत्यास्थता को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इससे एक शब्द निकला इलास्टिक। इलास्टिक को अगर देखें हम खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उसी अवस्था में आ जाती है। जबकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसका क्या है, उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में, उसकी कंडीशंस में क्या आएगा, चेंज आएगा। और जब उसे छोड़ देते हैं, उससे फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जाता है जिस शेप में वह था। यह क्या है, इलास्टिक। और यही चीज इलास्टिसिटी है। तो प्रत्यास्थता क्या है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन, जैसे समझें। और परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति, स्ट्रेन। ये मान लीजिए कोई इतना सा इलास्टिक है तो वह उसकी लेंथ है इतना, मगर जब उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। क्या हो गया, उसकी स्थिति में क्या हो गया, उसकी लंबाई में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और ये परिवर्तन जो विकृत परिवर्तन है, इसे क्या कहते हैं हम, विकृति कहते हैं। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। और जब बल हटा लिया जाता है तो वह वस्तु अपनी पहली स्थिति में वापस आ जाती है। क्या आ जाता है, वापस उसी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में वह थी। यह वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। तो क्या है प्रत्यास्थता, जब किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। और जब हम बल हटा लेते हैं तो वस्तु पहले की स्थिति में वापस लौट आती है। और यह वापस उसी स्थिति में लौटने की प्रक्रिया या गुण को वस्तु का हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता
कहते हैं। प्रत्यास्थता को जब हम समझ रहे हैं तो हमारी समझ में आ रहा है कि यह कोई बल लग रहा है, और किस पे लग रहा है? एक वस्तु पर, उसके नियत क्षेत्रफल पर। तो इसे क्या कहते हैं? इस बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। जो प्रत्यास्थता के समय जो बल लग रहा है वस्तु पर, इसे क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। अब आपने कल देखा था दाब। दाब का फॉर्मूला क्या था? बल बट्टे क्षेत्रफल। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ फिर प्रतिबल और दाब में? तो दाब और प्रतिबल में मुख्य अंतर यह है कि जब हम किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वह हम जो दाब लगा रहे हैं उसके बाद वह वस्तु वापस उसी स्थिति में लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। किंतु प्रतिबल क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन तो होता है, किंतु बल हट जाने पर वह वापस उसी स्थिति में आ जाती है जैसे वह पहले थी। तो यह प्रतिबल तथा दाब में मुख्य अंतर है। दाब में यह आवश्यक नहीं कि वह अपनी पूर्व स्थिति में लौटे, मगर प्रतिबल में यह आवश्यक है कि वस्तु अपनी पूर्व स्थिति में वापस जरूर लौटेगी। ठीक है। प्रतिबल बल बट्टे क्षेत्रफल। मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला, इसी को समझाने के लिए, इसी प्रतिबल और जो परिवर्तन हो रहा है उसको समझाने के लिए हुक ने एक नियम दिया, हुक का प्रत्यास्थता का नियम। क्या कहता है हुक का प्रत्यास्थता का नियम? कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर वस्तु पर लगा प्रतिबल, वस्तु पर जो बल लग रहा है वह वस्तु में आई विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि जितना फोर्स ज्यादा होगा वस्तु में उतनी ज्यादा परिवर्तन होगा, वस्तु में उतनी विकृति ज्यादा होगी। ये सिंपल सी बात। इलास्टिक को थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा खींचेगी, और जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा विकृति आएगी। तो जितना ज्यादा प्रतिबल लगेगा उतनी ज्यादा विकृति आएगी। मगर प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको खींच के आप 1 किलोमीटर तक ले जाओ। इलास्टिक है, उसकी एक सीमा है, ज्यादा खींचोगे टूट जाएगी, है ना। किसी को उतना ही झुकाओ इतना वो झुक सकता है, ज्यादा झुकाओगे टूट जाएगा। ठीक है ना। तो हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर वस्तु पर लगा प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। अगर प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति बढ़ेगी, और विकृति अगर ज्यादा है तो सीधी बात है कि प्रतिबल ज्यादा है। और जब हम विकृति को इधर लाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का क्या है यहाँ? ई, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि एक नियतांक है। क्या है यह? एक नियतांक, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। किसकी? प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात की। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात समान होता है। क्या होता है? समान। और समान होने का मतलब क्या है? समान होने का सीधा सा मतलब है कि यहां पर जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतनी ज्यादा विकृति होगी। दूसरा, इसी में हम जब टेम्परेचर को समझते हैं कि जब ताप गुणांक का प्रयोग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि गर्मियों में धातु फैलता है और ठंडों में धातु सिकुड़ता है। धातु यदि गर्मियों में फैलता है तो रेल की पटरियों के मध्य जो स्थान छोड़ा जाता है वो ताप गुणांक के कारण ही छोड़ा जाता है, क्योंकि वह गर्मियों में लोहे की पटरियां फैलती हैं तथा ठंडों में सिकुड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार जैसे लोलक घड़ियों में रखा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा है मगर उपयोगी सेशन है। तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।